प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक टू द जुनून बैच। जुनून बैच में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट, दैट वाज गैल्वेनिक सेल। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बच्चों किसको बोलेंगे? तो हम लोगों ने पहले दिन बोला था एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। मतलब इस सेल में क्या होगा, तो हम क्या बोल रहे हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स लेते हैं एनर्जी का, इनफैक्ट बैटरी लेते हैं, और वो बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है ना। जिससे क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर था, जो खुद से नहीं हो सकता था, आप उसको कंपेल कर रहे हैं किसमें, उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। जैसे हम लोग सिंपली एक बात जानते हैं क्या, कि कोई भी मान लो सोडियम का रिएक्शन करते थे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो बनता था क्या बेटा, NaCl, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना। अब यहां क्या बोल रहे हैं, यहां ये कह रहे हैं कि क्या NaCl खुद ब खुद Na सॉलिड और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं, ये प्रोसीड नहीं कर सकता खुद से। लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके, बाहर से एनर्जी दे करके इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं, जो खुद से नहीं हो सकता था, वो रिएक्शन बाहर से एनर्जी सप्लाई करके करवाई जा सकती है। तो यह है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इस सेल की यही खूबसूरती है कि साहब जो रिएक्शन खुद से नहीं हो सकता था, हम उसे भी करा सकते हैं। तो इनफैक्ट हम वही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड कुछ खास बातें हैं, वो सबसे पहले हमने स्लाइड बना के आपके सामने रखा है। तो क्या क्या देखना है इसमें, सबसे पहली चीज है सेल डायग्राम। कि साहब आपको सेल देख करके समझ में आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें क्या क्या पार्ट होगा। तो क्या बोलेंगे, इसमें सबसे पहली चीज है आपकी बैटरी। क्या है, बैटरी। ये बैटरी क्या करता है, इट सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है किस काम के लिए, टू कंपेल ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लाइक दिस टू प्रोसीड, है ना। कि साहब बाहर से एनर्जी दिया और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलने लगेगा। क्लियर? तो सबसे पहली बात क्या बोल रहे हैं कि साहब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कॉम्बिनेशन में सबसे पहली चीज क्या है, बैटरी को फोकस किया हम लोगों ने। बैटरी का दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कैथोड में जाएगा, है ना। दो टर्मिनल है, एक को बोला एनोड, दूसरे को बोला कैथोड। हमेशा चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, है ना, हमेशा से ही एनोड किसको बोलेंगे, वो इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड किसको बोलेंगे, वो इलेक्ट्रोड जहां पे रिडक्शन होता है। क्लियर? तो दो इलेक्ट्रोड डिप कर दिया गया। अब यहां इस बीच में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा किसमें, किसमें टूटेगा, केटाइंस में और एनाइन में। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस जो टूट जाता है किसमें, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। क्लियर? तो वो किससे बना होगा, वो केटाइन और एनाइन से बना होगा। मान लो XY एक इलेक्ट्रोलाइट या YX एक इलेक्ट्रोलाइट है जो टूट गया, किस फॉर्म में, X माइनस में और Y प्लस में। तो ये क्या है, अपना एनायन। तो एनायन हमेशा कहां जाएगा, एनोड की तरफ, और केटाइन कहां जाएगा, बोलो बेटा, कैथोड की तरफ। क्लियर? एनायन हमेशा डिस्चार्ज होगा एनोड पे, और केटाइन हमेशा डिस्चार्ज होगा कहां, कैथोड पे। ये बेसिक प्रिंसिपल है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है कि साहब ये एक बैटरी है जिसमें दो टर्मिनल लगे हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट रखा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो साहब एनाइन जाएगा एनोड पे और केटाइन जाएगा कैथोड पे। ये बेसिक प्रिंसिपल है। क्लियर? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, नेचर ऑफ प्रोडक्ट को। अब जरा देखिएगा, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें दो चीज पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, एक है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और दूसरा है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहली बात भैया, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का या क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब, इसका यह मतलब है कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, या यूं कहो कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फंक्शन करेगा, काम करेगा, तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि साहब एनोड पे क्या डिपॉजिट हो रहा है या क्या इवॉल्व हो रहा है, और कैथोड पे कौन सी चीजें जो जा रही है। क्लियर है? तो सबसे पहला केस तो हम लोग सिंपल लेंगे, क्या,
मोल्टेन फॉर्म, जब मोल्टेन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तब आपके पास एक एनायन और एक कैटायन, लाइक NaCl को आपने फ्यूज कर दिया तो Na प्लस और Cl माइनस फ्री है, तो Na प्लस कहां जाएगा, कैटायन है तो वो कहां जाएगा, कैथोड पे, और Cl माइनस कहां जाएगा बोलो, एनोड पे। लेकिन इसी NaCl का एक्वस फॉर्म जब लेंगे तब वहां पे Na प्लस भी होगा, Cl माइनस भी होगा, H प्लस भी होगा, OH माइनस भी होगा और वाटर भी होगा। 5 चीज है, क्लियर, जो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे जा सकता है। मान लो Na प्लस और H प्लस, तो अब बोलेंगे कि H प्लस जाएगा कैथोड पे या Na प्लस जाएगा कैथोड पे या वाटर जाएगा कैथोड पे, मतलब देयर विल बी कंपटीशन बिटवीन 3 स्पीशीज। सिमिलरली एनोड की बात करें, एनाइन जाएगा और पानी भी जा सकता है, क्लियर। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि साहब जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेंगे तो वहां Cl माइनस जाएगा कि OH माइनस जाएगा कि वाटर जाएगा, ये सारी कहानी जिसमें हम लोग देखते हैं दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को समझेंगे, सेकेंड लेक्चर में हम लोग आएंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के, क्लियर। पहले यह तय करना है कि कौन सी चीज मिल रही है, तब यह तय करना है कि वो कितना मिल रहा है। तो कितना वाला जो फॉर्म है दैट इज कॉल्ड बोलो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्लियर, जिसमें हम लोग फैराडे के 2 लॉ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आज हम लोग समझते हैं, उससे रिलेटेड क्या बोला कि जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, उसको अफेक्ट करने वाली क्या क्या चीज है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सिंपली अगर आपके पास अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोड पे सब्सटेंस जाएगा वो अलग अलग होगा। मान लो कि हमने बोला कि अपने पास NaCl है, तो ये क्या दे रहा है, Na+, और अगर हम बोल रहे हैं यहीं CaCl2 है तो ये क्या दे रहा है, Ca2+, यस और नो। तो अगर इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम, और अगर इसके साथ करेंगे तो कैथोड पे कौन जाएगा बेटा, कैल्शियम। सिंपल, वेरी सिंपल। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग स्पीशीज देगा। दूसरा पॉइंट अपना क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक फेज। क्या मतलब, किस फेज में वो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है। जैसे NaCl ही है, अब हमने इन दोनों में से बोला अब ये नहीं है, हमारे पास यही चीज 2 बार है लेकिन 2 अलग अलग तरीके से है। क्या मतलब, एक बार NaCl मोल्टेन फॉर्म में लिया हमने और एक बार NaCl एक्वस सॉल्यूशन बना करके लिया, क्लियर। तो क्या फेज नहीं बदल गया, बिल्कुल। एक बार अगर मोल्टेन फेज है तो क्या बोलेंगे साहब कि साहब वहां पे प्योर NaCl है कि नहीं। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन ले लिया तो अलग अलग बात हुई, वही हुई क्या कि साहब मोल्टेन फॉर्म में लिया या एक्वस सॉल्यूशन में लिया, तो दोनों में आप देखोगे नेचर ऑफ प्रोडक्ट बदल जाएगा। कहां, इलेक्ट्रोड्स पे। जैसे हमने लिखा हुआ है क्या कि साहब मोल्टेन फॉर्म लेंगे किसका, NaCl का। अगर मोल्टेन फॉर्म लिया तो वहां Na प्लस और Cl माइनस के अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तो अगर मोल्टेन NaCl लिया तब सोडियम मेटल मिलता है कहां बेटा, कैथोड पे, क्लियर। जबकि अगर एक्वस सॉल्यूशन आपने ले लिया तो सोडियम नहीं जा पाएगा, हाइड्रोजन गैस मिलता है कहां, कैथोड पे। सर सोडियम क्यों नहीं मिला, हाइड्रोजन क्यों मिला, इसी को तो बोलेंगे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। यही बताएगा कि हाइड्रोजन गैस कैसे मिल गई, सोडियम मेटल क्यों नहीं मिला, देखेंगे हम लोग, वी विल डिस्कस इट लेटर, क्लियर। समझ में आ रही बात। तो ये फर्क क्यों आया, ये फर्क आया किससे, बोलो किससे, फेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, क्लियर। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब तीसरा पॉइंट ये हुआ कि अभी तो मोल्टेन और एक्वस में डिफरेंस था, अब क्या बोल रहे हैं कि मोल्टेन हटाओ, एक्वस सॉल्यूशन ही अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का अगर हम लोगों ने ले लिया उससे भी फर्क पड़ता है ना। और स्पेशली ये किसके लिए केस है, ये स्पेशल केस है NaCl के लिए। मतलब NaCl को पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लिया तो 2 अलग अलग सॉल्यूशन बना सकते हैं। एक बार पिंच ऑफ सॉल्ट डाला और एक बार एक्सेस ऑफ सॉल्ट डाला। तो जब पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे इसका मतलब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जब एक्सेस ऑफ NaCl डालेंगे तब हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। And it is observed that in different concentration the products are different। जो मैंने लिख रखा है क्या कि साहब जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बदलोगे कहानी बदल जाएगी। जरा देखो ध्यान से, अगर हम डाइल्यूट NaCl लेते हैं तब जो अपना प्रोडक्ट मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है कहां,
बोलो कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस मिलेगा कहां, एनोड पे। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन ही अगर लेंगे तो हाइड्रोजन तो मिल रहा है कैथोड पे, बट एनोड पे क्या मिल गया, क्लोरीन गैस मिल गई। क्या मिल गया बोलो, कि यहां क्या मिला है, ऑक्सीजन, यहां क्या मिल गया बोलो, क्लोरीन। हालांकि ये दोनों चीज तो सेम है, बट ये क्या मिला, डिफरेंट। एनोड का जो प्रोडक्ट है वो मिल गया आपको डिफरेंट। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन। क्लियर। अगली बात क्या ध्यान में रखने की है, अगली बात है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या देखोगे आप, कि अलग अलग इलेक्ट्रोड के साथ भी प्रोडक्ट आपको डिफरेंट मिलता है। क्लियर। अच्छा, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोड हमारा दो किस्म का होगा, दो टाइप का होगा। क्या दो टाइप का, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर जाए, अगर कर गया तो बोलेंगे एक्टिव। क्या बोलेंगे, एक्टिव, है ना। और एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करे, उसको बोलेंगे इनर्ट। जनरली इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह हम लोग प्लैटिनम इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड, ये सब इस्तेमाल करते हैं, है ना। जनरली आपको क्या मिलेगा, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड विल बिहेव एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। और अगर यही हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्टिव के, तो वो मेटल का इलेक्ट्रोड बना दिया आपने जो पार्टिसिपेट कर गया, ऑक्सीडाइज इनफैक्ट जनरली कर जाएगा एनोड के फॉर्म में। जैसे जिंक को बना दो, कॉपर का बना दो, सिल्वर का बना दो, है ना। तो ये क्या होगा कि साहब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो बोलेंगे उसको एक्टिव इलेक्ट्रोड। हम देखेंगे जब केसेस डील करेंगे तो देखेंगे कि साहब अभी प्लैटिनम रखा था तो केस अलग था, लेकिन जैसे ही हमने सिल्वर रखा तो कहानी बदल गई, कॉपर रखा तो कहानी बदल गई। ये क्यों बदलेगा देखेंगे। जनरली ये होगा कहां, एनोड पे। कहां होगा ये, एनोड पे एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिलता है, या यू बोलो डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है। किसमें, इनर्ट में और एक्टिव बोलो, इनर्ट में और एक्टिव इलेक्ट्रोड में। क्लियर। जब तक मेंशन ना करे, जब तक मेंशन नहीं करे, हम क्या मान करके चलते हैं, इलेक्ट्रोड कौन सा मान करके चलते हैं, इनर्ट। और इनर्ट में कौन सा, प्लैटिनम। इतने पॉइंट्स आपको समझ में आए। ओके, आगे बढ़ो। अब बोल रहे कुछ रूल है जो हम एनालिसिस करेंगे ना, उसके लिए कुछ रूल बोला। क्या रूल बोला, पहला रूल, ऑलवेज यूज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इफ नॉट मेंशन्ड। मान लो आपसे बोला NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया मोल्टेन फॉर्म में, बताओ एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा। क्या उसने इलेक्ट्रोड बताया, नहीं बताया। तो अगर इलेक्ट्रोड उसने नहीं बताया तो सर हम कौन सा इलेक्ट्रोड लें, हम हमेशा लेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड दैट विल बी प्लैटिनम। अगर नहीं बोला है तब, अगर बोल दिया यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, तब की कहानी अलग होगी, तब अलग बात होगी। लेकिन जब तक नहीं बोला तब तक क्या बोलेंगे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का ही इस्तेमाल करेंगे अनलेस इट इज मेंशन्ड। ठीक है साहब, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑलवेज राइट एनोडिक रिएक्शन फर्स्ट फॉर कन्वीनियंस। अपनी आसानी के लिए एनोडिक रिएक्शन को पहले लिखना। क्यों लिखना सर, आराम से समझना। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज कौन करेगा, एनायन। ठीक है साहब, ये एनाइन है वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा एनोड पे। लेकिन कब, अगर ये इनर्ट हुआ तब ना, प्लैटिनम हुआ तब ना। मान ले अगर मैंने बोल दिया यहां पे कि साहब ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो तुम क्या बोलोगे, जिंक मेटल भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और Cl- मान लो वो भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। बोलो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, मेटल या नॉन मेटल। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि साहब मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है जनरली। क्लियर। तो जिंक क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, किसकी जगह, Cl- की जगह। समझ में आ रही बात, Cl- की जगह। क्लियर है। इस वजह से एनोड वाला रिएक्शन पहले देखना है। क्लियर। इससे क्या फायदा होगा, मान लो जिंक का इलेक्ट्रोड लेते, जिंक का एनोड लेते, तो यहां क्या आ जाता, Zn सॉलिड, ये कन्वर्ट हो जाता किसमें, Zn2+ में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ में। अब तुम्हारे पास कैथोड पे जाने के लिए क्या बचा है, केटाइन। अब तुम्हारे पास Zn2+ भी केटाइन है और H+ भी केटाइन है। या यूं बोलो वाटर भी जा सकता है। अब बोलो इन दोनों में से कौन रिड्यूस होगा पहले, कौन रिड्यूस होगा पहले। क्लियर है, समझ में आ रही बात।
या मान लो सिल्वर ले ले, सिल्वर इलेक्ट्रोड ले ले और सिल्वर के साथ बात करें कि साहब लेट इट इज Ag एंड Ag से क्या बन गया Ag प्लस, क्या बन गया Ag प्लस और यहीं आ गया H प्लस। अब बोलो हाइड्रोजन और सिल्वर में कौन कौन रिड्यूस पहले होगा? ऑब्वियसली सिल्वर वाला पहले होगा। लेकिन अगर हम एनोड को नहीं देखते तो हम तो हाइड्रोजन को ही वहां भेज देते या वाटर को ही वहां भेज देते, तो प्रोडक्ट अपना क्या हो जाएगा? डिफरेंट। ये किस केस के लिए स्पेशली? दिस इज स्पेशली व्हेन बोलो व्हेन इलेक्ट्रोड या यूं बोलो और स्पेसिफाई करो व्हेन एनोड इज रिएक्टिव मेटल, या यूं बोलो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। क्लियर? तो हम कहीं को एनोड, अगर हम हमेशा ही इसको फॉलो करें तो क्या दिक्कत है? कभी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन इसको फॉलो हमेशा नहीं करेंगे तो कहीं पे हम गलत हो जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं हमेशा ही मान के चलो कि एनोड को पहले लिखो और कैथोडिक रिएक्शन को बाद में लिखो। ये दूसरा रूल है। ठीक। तीसरा रूल क्या बोल रहे हैं हम? थर्ड रूल क्या है कि इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, यही बात जो अभी हुई वो रिपीट हो गई। क्या? कि अगर हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड को बना दिया आपने एनोड, मान लो जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब अगर एनोड बना दिया आपने, तब क्या बोल रहा है? देन देयर विल बी ऑलवेज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एट द इलेक्ट्रोड। मतलब हम चाह रहे थे Cl- को ऑक्सीडाइज करना, लेकिन वो तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड अपना क्या है? बोलो इलेक्ट्रोड अपना क्या है? अपना इलेक्ट्रोड क्या है? एक्टिव। तो क्या मेटल कभी भी नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज होने देगा? नहीं। इस वजह से बोल रहे हैं जब भी एनोड हमारा एक्टिव मेटल का बना, भूल जाओ सारे एनायन को, सबसे पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा? मेटल। तो यही बोला गया है इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड और एनोड देयर विल बी ऑलवेज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल एट द एनोड इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? जितने भी टाइप के आयन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। किससे? नॉन मेटल से। इसलिए एनोड पे हमेशा वही मेटल ऑक्सीडाइज कर जाएगा। इनफैक्ट आप यूं बोलोगे कि एनोड धीरे धीरे गलने लगेगा। क्लियर है? समझ मारी बात? जो जैसे जैसे वहां होता था ना, कहां बोलो जिंक कॉपर वाले में, तो Zn2+ में कन्वर्ट होता था। वैसे ही जो एनोड है आपका, उसमें से मेटल जाने लगेगा कहां? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। खैर, ये अपना थर्ड पॉइंट है। चौथा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज स्पेशली फॉर वाटर। पानी के लिए बात हो रही है कि सर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए। आपसे सिंपली पूछे व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एट एनोड एंड कैथोड। क्लियर? समझ मारी बात? अब जरा ध्यान से सुनना। अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, सिंपली आपने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में पानी भर लिया। अब उसके तीन केस हैं कि क्या आपने न्यूट्रल वाटर लिया है, या उस वाटर में थोड़ा सा एसिड मिला दिया है, या बहुत ज्यादा एसिड मिला दिया है, या उस वाटर में बेस मिला दिया है अच्छा खासा। तो तीन अलग अलग केसेस बन जाएंगे। तो तुम क्या बोलोगे? पहली कंडीशन क्या है? न्यूट्रल वाटर अगर न्यूट्रल वाटर है तो साफ साफ एनोड पे भी कौन जाएगा? पानी। और कैथोड पे भी कौन जाएगा? पानी। और अगर एनोड पे पानी जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा है। क्या? H2O ऑक्सीडाइज हो रहा है। किसमें बेटा? दिस इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। H+ में मत बोल देना, नो डाउट प्रोडक्ट यही है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? ऑक्सीजन में। कैसे? तो बोलेंगे यहां ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या है? -2, और यहां क्या है? 0। तो क्या इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन नहीं बोलोगे? एंड ऑब्वियसली यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही। क्लियर? ठीक। तो न्यूट्रल वाटर अगर है तो H2O किस में कन्वर्ट होता है? H+ में और ऑक्सीजन में। अच्छा, अगर यही न्यूट्रल वाटर है तो कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड पे भी पानी जाता है, और कैथोड पे जब पानी जाएगा तब क्या होगा? रिडक्शन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो यही H2O अब किस में कन्वर्ट हुआ? H2 में और OH- में। अगर तुमसे बोले कि साहब कैथोड पे पानी रिड्यूस हो रहा है, किस में? OH- में या हाइड्रोजन में? तो तुम क्या बोलोगे? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1। और हाइड्रोजन का यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। तो +1 से 0 का मतलब क्या? इसका रिडक्शन तो हुआ, बट रिडक्शन कहां है? यहां। OH- मत बोल देना। वाई? बिकॉज यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 है और यहां भी -2 है। क्लियर? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी +1 है, यहां भी +1 है। तो यहां से यहां
दिस इज नॉट रिडक्शन, बट H2O का H2 में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड रिडक्शन। खैर, कहने का मतलब यह है कि जब न्यूट्रल वाटर होगा तो एनोड पे ये रिएक्शन और कैथोड पे ये रिएक्शन। साफ बात, क्लियर। दूसरा केस क्या बोल रहे हैं कि यहीं पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हाईली एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया आपने, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया आपने, मतलब क्या, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज मच ग्रेटर देन 10 to the power -7। सोच के देखो, न्यूट्रल वाटर में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 10 to the power -7, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0। 10 to the power -7 की वैल्यू ही क्या है। लेकिन अगर बोले 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 0.5 मोलर, क्लियर, H प्लस, तब तुम क्या उसको नेग्लिजिबल बोलोगे नहीं, तब क्या बोल रहे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना। और अगर हाईली एसिडिक सॉल्यूशन है तब क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अभी रिड्यूस कौन हो रहा था, पानी, लेकिन अब H प्लस पानी को रिड्यूस नहीं होने देगा। वाई? बिकॉज H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल पानी से ज्यादा है और उसका अमाउंट भी अच्छा खासा है, तो जब उसका अमाउंट अच्छा खासा होगा तो वही रिड्यूस होगा। क्लियर है, समझ मारी बात। सर यहां क्यों नहीं हुआ, तो यहां बोल रहे H प्लस था ही नहीं, नेग्लिजिबल था। क्लियर। तो जब एसिडिक सॉल्यूशन हो तब रिएक्शन ये है, कहां, कैथोड का रिएक्शन ये है, तब कैथोड का रिएक्शन ये है। समझ मारी बात, क्लियर। सर व्हाट अबाउट एनोड, इसी में एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे अभी भी पानी जाएगा। क्यों भाई, बिकॉज अभी भी OH माइनस थोड़ी है, अरे एसिडिक है ना, तो OH माइनस तो और कम हो गया, तो तुम क्या बोलोगे कि अब एनोड पे कौन जाएगा, पानी। क्लियर, एनोड पे अभी भी यही रिएक्शन है, बट कैथोड पे वो वाला नहीं है, ये वाला है। क्लियर। सिमिलरली अगर आपका सॉल्यूशन हाईली अल्कलाइन है, तो जब हाईली अल्कलाइन होगा तब तुम्हारा जरा देखना, अब क्या हो रहा है, देयर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन OH माइनस एंड H2O। अब क्या बोल रहे, इन दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, OH माइनस का, तो तुम क्या बोलोगे, इन दोनों में, मतलब कौन जाएगा, OH माइनस जाएगा। कहां बेटा, एनोड पे। क्लियर। तो पानी को नहीं भेज के OH माइनस जाएगा कहां, एनोड पे। क्लियर। और पानी नहीं जाएगा। लेकिन अगर अभी भी पूछें कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे अभी भी वाटर जा रहा है, अभी भी क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है। व्हाई, बिकॉज अभी तो सॉल्यूशन हाईली अल्कलाइन है। हाईली अल्कलाइन का मतलब क्या, OH माइनस अच्छा खासा, बट H प्लस क्या है, अभी भी निग्लिजिबल, तो अभी भी H प्लस नहीं जाएगा। कैथोड पे यहां कौन जाएगा, पानी, यहां एनोड पे कौन जाएगा, पानी। समझना बात को। तो हाईली एसिडिक सॉल्यूशन में कैथोड के रिएक्शन में पानी नहीं जाएगा और हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन में एनोड पे पानी नहीं जाएगा। न्यूट्रल हो तो दोनों जगह वाटर ही जाएगा। इस बात को समझिएगा, इस बात को समझना है। क्लियर। तो ये बेसिक बातें थी जिसकी जरूरत पड़ेगी आगे जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, कौन सा, क्वालिटेटिव। तो जल्दी से इसको छापो, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे जल्दी से। हाँ जी बच्चों, तो ये है सबसे पहला पार्ट अपना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट्स, है ना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, मोल्टेन सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस, जिस केस में आपके पास सिर्फ एक केटायन होगा और एक क्या होगा, एनायन होगा। और हम लोगों ने क्या बोला, जो एनायन होगा वो कहां जाएगा, एनोड की तरफ, और जो केटायन होगा वो कहां जाएगा, कैथोड की तरफ। एनायन एनोड पे डिस्चार्ज होगा, केटायन कैथोड पे डिस्चार्ज होगा। क्लियर। अब जरा देखो, पहला केस है अपना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। अगर NaCl का मोल्टेन फॉर्म लिया तो क्या बोलोगे तुम, रिलेटिवली फ्री, Na प्लस दिखेगा आपको और Cl माइनस दिखेगा आपको। ये केटायन है, ये कहां डिस्चार्ज होगा बेटा, कैथोड पे जा गए। और ये एनायन है, ये कहां डिस्चार्ज होगा, बोलो एनोड पे जा करके। तो एनोड का रिएक्शन हम लोग पहले लिख रहे हैं, हालांकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोग बिल्कुल एक रूल बना करके लिखेंगे ताकि हमें आगे चल करके कहीं गलती ना हो, एक प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर। जैसे गैल्वेनिक सेल में हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही काम करते हैं, क्यों, बिकॉज अपने पास कोई कंफ्यूजन का रास्ता ना बचे। ठीक है। तो एनोड की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे जा कौन रहा है, एनायन। क्या करेगा ये एनायन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज करेगा, तो एक Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वो दोनों क्लोरीन एटम जुड़ के क्या बना देगा, Cl2। तो क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड, कहां बेटा, बोलो कहां पे, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, एनोड पे। और कैथोड पे कौन जाएगा, ये जो केटायन है अपना। क्लियर। ये कहां गया, बोलो ये कहां गया, कैथोड पे।
ठीक, और क्या बना देगा, सोडियम, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल बन गया। क्लियर है, क्लियर है। अब जरा सोच के देखो, हम लोग कभी नहीं बोलते कि साहब Na+ इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या। मान लो आपके पास किसी मीडियम में Na+ है और H+ है और वही इलेक्ट्रॉन है, क्या Na+ को कभी इलेक्ट्रॉन देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आएगी ना तो वहां देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल एक चीज होता है, न्यूक्लियोफाइल एक चीज होता है। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन ले। क्लियर है। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन दे। तो याद रखना है हमेशा, कभी भी कोई भी अल्कली मेटल को इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलेंगे, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं रखता है। यहां सर क्यों ले रहा है, बिकॉज यहां आप कंपेल कर रहे हो, खुद से नहीं ले रहा, आप कंपेल कर रहे हो कि वो दौड़ के जाए वहां का, बिकॉज उसको करंट आता हुआ दिख रहा है। क्लियर, तो वो कंपेल्ड है कि वहां जाए, वो खुद से अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, इसलिए तो हम इसको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल रहे हैं। क्लियर, खैर तो क्या हुआ सर, एनोड पे कौन गया, क्लोरीन, कैथोड पे कौन गया, सोडियम, सोडियम। क्लियर, अच्छा अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा कैंसिल, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 2Na+ 2Cl- मिलकर के क्या बना दे रहा बोलो, 2Na, है ना, और क्या बना देगा बोलो, सॉरी यहां 2 है तो यहां भी 2 लगाओ, क्या बन जाएगा, Cl2। तो ओवरऑल नेट रिएक्शन आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ दो, जब जोड़ दिए तो क्या बनाओगे तुम, NaCl आराम से। ये Na+ Cl- कहां से मिला था, कहां से मिला था, NaCl से, और वो NaCl को किस फॉर्म में लिए, तो मोल्टेन फॉर्म में, तो मोल्टेन फॉर्म से तो ये दोनों चीज मिली है, तो इनफैक्ट था वो क्या, NaCl। क्लियर, तो NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराए तब क्या बना, सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस। ये कहां मिला बेटा, कैथोड पे, क्या मिला बोलो, कैथोड पे क्या मिला, सोडियम, और एनोड पे क्या मिला बोलो, क्लोरीन गैस। एनोड पे क्या मिला, क्लोरीन गैस। याद रखेगा हमेशा के लिए। अभी हम लोगों ने बोला था इसका रिवर्स रिएक्शन, सोडियम प्लस क्लोरीन NaCl स्पॉन्टेनियस था, बट NaCl गिविंग सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस ये कभी पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस ना करा दो। क्लियर, क्लियर, तो ये दोनों प्रोडक्ट मिले। अब सर इस क्वालिटेटिव का क्या मतलब है, मतलब यह है बेटा कि आपसे बोला जाएगा कि साहब हमने 1 फैराडे ऑफ चार्ज पास किया और आप सिर्फ सेकंड पार्ट पढ़ करके बैठे हो, इसका मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो 1 फैराडे का मतलब 1 इक्विवेलेंट है ना। आपसे बोलेगा 1 फैराडे ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 फैराडे ऑफ चार्ज पास किया, कहां से, मोल्टेन NaCl से 1 फैराडे का चार्ज पास किया, तो हम जानते हैं 1 फैराडे बराबर 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस देगा। आपसे पूछा भाई साहब एनोड पे कितना मास मिलेगा, मास बोलो, मास एनोड पे कितना मास मिलेगा। अब ध्यान से सुनना कि 1 फैराडे पास करने से सोडियम कितना मिलना है, 1 इक्विवेलेंट, और क्लोरीन भी कितना मिलना है बेटा, 1 इक्विवेलेंट। दोनों कितना मिलेगा, 1 इक्विवेलेंट। तो पहले तुम ये तो डिसाइड करो। अच्छा चलो पहले मास भी निकाल लें। इसके 1 इक्विवेलेंट का मास 23 ग्राम और इसके 1 इक्विवेलेंट का मास 35.5 ग्राम। यस सर, नो बोलेंगे यस सर। अब मुझे बताओ, तुमसे पूछा एनोड पे, तो अगर तुम्हें यही नहीं पता कि एनोड पे जाएगा कौन, तो ऑप्शन तो 23 ग्राम भी होगा और 35.5 ग्राम भी होगा। तुम क्या बोलोगे, 23 ग्राम बोलोगे या 35.5 ग्राम बोलोगे। तो पहले तुम्हें यह पता होगा तब नहीं कि एनोड पे क्या मिल रहा और कैथोड पे क्या मिल रहा। अब उसने पूछा एनोड और हमें पता है कि एनोड पे जाएगा एनायन, और एनायन कौन है, क्लोरीन, क्लोराइड आयन, वो क्या बना देगा, Cl2। तो Cl2 में तुम क्या बोलोगे, Cl2 में क्या बोलोगे, 35.5 ग्राम मिलेगा। कहां सर बोलो, कहां, एनोड पे। और यही कैथोड बोलता, अगर पूछता कि बोलो कैथोड का मास कितने ग्राम से बढ़ जाएगा, तब क्या बोलेंगे, कैथोड पे कौन जा रहा है, केटाइन, केटाइन कौन है, सोडियम, तो सोडियम कितना मिल रहा है, 23 ग्राम, तो कितना मास बढ़ गया, बोलेंगे 23 ग्राम। कितने से इंक्रीज कर गया, 23 ग्राम। तो ये 23 ग्राम आप कब कह पाओगे, जब आपको यह पता होगा कि साहब NaCl मोल्टेन के इलेक्ट्रोलिसिस करने से कौन सी चीज कहां मिल रही है। यह है इंपॉर्टेंस किसका बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के क्वालिटेटिव एनालिसिस का। क्या ये पॉइंट सारा क्लियर है। अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, अब तो सेम सब कुछ रिपीट होगा। सही, अगला एग्जांपल अपने पास क्या एग्जांपल है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, पिघला दिया आपने कैल्शियम क्लोराइड को, यहां क्या डाला, अब कैल्शियम, और ये कहां डाला, Cl, है ना। तो क्या मिलेगा बोलो क्या क्या आयन आपके पास, कैल्शियम आयन और Cl- आयन। एनोड पे कौन जाएगा, एनायन, कौन है एनायन, Cl-। ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो गया, -1 से कहां 0 स्टेट में गया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन, वही 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, Ca2+ बन गया क्या, सॉलिड। इन दोनों को जोड़ करके नेट इक्वेशन क्या मिलेगा, जब दोनों को जोड़ोगे, यहां राइट में यहां लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन खत्म,
क्या हो जाएगा, Cl माइनस और Ca2 प्लस, यही जुड़ करके तो CaCl2 बना मोल्टन। ये मोल्टन CaCl2 के थ्रू जब इलेक्ट्रोलिसिस किया गया तब क्या मिला, कैल्शियम मिला। कहां मिला, कैथोड पे। और क्लोरीन मिला, कहां मिला, एनोड पे। अब तुमसे पूछ दे 1 फैराडे पास किया, बोलो अब कैथोड का वजन कितने से बढ़ा, तो क्या बोलेंगे 1 इक्विवेलेंट से। किसका 1 इक्विवेलेंट, कैल्शियम का। कैल्शियम का 1 इक्विवेलेंट बराबर कितना, 20 ग्राम। यस और नो। तो क्या बोलेंगे, कैथोड का मास कितना ग्राम बढ़ गया, बोलेंगे 20 ग्राम बढ़ गया। क्या बढ़ गया बेटा, 20 ग्राम बढ़ गया। क्लियर। आपसे सवाल पूछ देगा, हमने NaCl और CaCl2 दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस किया, दोनों से 1 फैराडे पास किया, बोलो किसमें ज्यादा मास बढ़ेगा, किसका, कैथोड का। बोलो सोडियम में या कैल्शियम में। अब ध्यान से सुन, यहां आता है मसला, यहां पे तुम फंस जाओगे। क्या सर, कैल्शियम तो भारी है तो उसका मास ज्यादा डिपॉजिट होगा, सोडियम तो हल्का है उसका मास कम डिपॉजिट होगा। तो अक्सर बच्चे यहां खा जाते हैं धोखा। क्या धोखा खा जाएंगे, बोलो। वो क्या बोल देंगे, वो बोल देंगे क्या कैल्शियम में ज्यादा मास बढ़ेगा, सोडियम में कम मास बढ़ेगा। अब जरा सोच के देख, कैल्शियम का 1 इक्विवेलेंट मतलब कितना ग्राम, 20 ग्राम। और सोडियम का 1 इक्विवेलेंट मतलब कितना ग्राम, 23 ग्राम। ये सर नो। अब बोलो बेटा कौन बढ़ गया, सोडियम बढ़ गया। तो आंसर क्या होगा, किस केस में कैथोड का मास ज्यादा बढ़ेगा, बोलेंगे सोडियम के केस में, ना कि कैल्शियम के केस में। कितना सिंपल सवाल है बट कॉन्सेप्चुअली क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़िए। तो ये सिंपल रिएक्शन, नेट रिएक्शन क्या हो गया, CaCl2 मोल्टन, क्या बन रहा है, Ca सॉलिड और कैल्शियम, सॉरी क्लोरीन गैस। ठीक, अगला यहां क्या मिल रहा है, सेम वही बात रिपीट हो रही। क्या, AlBr3, ये है केटाइन, ये है एनाइन, ये जाएगा कैथोड पे, वो जाएगा एनोड पे। तो एनोड पे कौन गया, Br माइनस, क्या बना दिया, Br2। और ये Al3 प्लस कहां, कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बना दिया, एल्यूमिनियम। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल, है ना, दोनों साइड का इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 3 इधर 3 उधर, खत्म। जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, बोलो 3Br माइनस 1 Al3 प्लस, दोनों मिलकर के क्या बना, AlBr3। इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, एल्यूमिनियम मिल गया और 3/2 Br2। क्लियर, दिस इज योर नेट रिएक्शन। क्लियर, नेट रिएक्शन, समझ में आ रही बात। अच्छा बता, यहां अगर 1 फैराडे पास किया, कितना मास कैथोड का, 9 ग्राम। क्लियर, यहां फैराडे पास किया 1 फैराडे, कितना मास कैथोड का, 20 ग्राम। क्लियर, समझ में आ रही बात। अच्छा अगला यहां क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन MgCl2। ठीक है सर, मोल्टेन MgCl2 है। कौन सा, तो केटाइन कौन है, Mg2 प्लस, एनाइन कौन है, Cl माइनस। क्लियर, Mg2 प्लस कहां जाएगा, बोलो कैथोड पे, और Cl माइनस कहां जाएगा, एनोड पे। तो Mg2 प्लस कितना है, Mg सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, और Cl माइनस किस में हुआ, Cl2 में। दोनों को जोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन राइट का 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट का हो गया, कैंसिल। क्या हो गया, बोलो Mg2 प्लस Cl माइनस जोड़ करके क्या बन गया, MgCl2। ये मोल्टेन MgCl2 किस में कन्वर्ट हो रहा, बोलो Mg सॉलिड में, कहां, कैथोड पे, और ये Cl2 में कहां, एनोड पे। समझ मारी बात। अगर पूछ दे कितना मास बढ़ गया, बोलेंगे 12 ग्राम, 1 फैराडे। इफ 1 फैराडे इज पास, कितना ग्राम, 1 इक्विवेलेंट किसका, मैग्नीशियम का, 12 ग्राम। याद है ना सब कुछ, मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन देख रहे हो। ओके, एनोड पे पूछेगा कौन सी गैस गई, क्लोरीन गैस। अब ध्यान से सुन, क्या पूछेगा, कितना गया 1 इक्विवेलेंट, और पूछ दे एनटीपी पे कितना लीटर का क्लोरीन गैस मिलेगा। बोलो एनटीपी पे वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्युपाइड एट कैथोड बाय पासिंग at anode by passing 1 Faraday of electricity is। क्लियर, तो क्या बोलेंगे, 1 फैराडे बराबर 1 इक्विवेलेंट, और 1 इक्विवेलेंट का मतलब 35.5 ग्राम, और 35.5 का मतलब हाफ मोल ऑफ Cl2, हाफ मोल मतलब क्या, 11.2 लीटर। अगर पूछ दे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑब्टेन्ड एट एनोड, दैट इज 11.2 लीटर। इक्विवेलेंट वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं, है ना, उसके टर्म्स में भी तुम निकाल सकते हो। क्लियर है, क्लियर, समझ मारी बात। तो ये है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्या बताया था इक्विवेलेंट वॉल्यूम के टर्म्स में, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। वैसे ही वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम, और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना था, 11.2। तो यहां वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 11.2 और इसकी वैल्यू 1, तो इतने से 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑब्टेन्ड 11.2। यही ऑक्सीजन होता, उसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना बताया था, 5.6। हाइड्रोजन का 11.2। याद है ना ये सब बात।
क्लियर? तो ये था अपना मोल्टेन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस, कि जब अपना मोल्टेन सॉल्ट होगा तो उसके इलेक्ट्रोलिसिस से कौन कौन सी चीज मिल रही है, कैसे मिल रही है। समझ में आ रही बात? एनोड पे क्या मिल रहा है, कैथोड पे क्या मिल रहा है? क्या ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं? बोलिए बेटा, सब बढ़िया? ठीक। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगला छोटा सा पार्ट लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग क्या, बोलो उसमें क्या डिस्कस करेंगे, यही इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन अब मोल्टेन नहीं, अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।